नमस्कार, मैं हूं नगेंद्र भाटी। बिहार में इसी साल अक्टूबर नवंबर तक विधानसभा चुनाव होने हैं। बिहार में कई ऐसी पार्टियां हैं जिनका वोट बैंक सिंगल डिजिट में है। छोटे वोट बेस वाली ये पार्टियां दोनों ही गठबंधनों के लिहाज से अहम मानी जाती हैं। ऐसे दलों की लिस्ट में चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास से लेकर मुकेश सहनी की वीआईपी तक कई पार्टियों के नाम हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन दोनों ही गठबंधन घटक दलों के बीच की गांठें दुरुस्त करने में जुट गए हैं। दोनों ही गठबंधन अपने सहयोगियों के साथ एकजुट होकर चुनावी मैदान में उतरने के दावे कर रहे हैं। ऐसे में बात उन छोटे दलों को लेकर भी हो रही है जो गठबंधन की सियासत में अहम हो जाते हैं। आज हम ऐसे ही छोटे लेकिन अहम दलों की बात करेंगे। इसके साथ ही ऐसे दलों की बात होगी जो दोनों गठबंधन से अलग बिहार के चुनावी दंगल को और भी दिलचस्प बना रहे हैं। चाचा पशुपति पारस की बगावत के बाद चिराग पासवान ने लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास नाम से अपनी पार्टी बनाई। चिराग की पार्टी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है और वो खुद अपनी पार्टी के कोटे से केंद्र सरकार में मंत्री हैं। एलजेपी-आर का कोर वोटर दलित पासवान हैं। बिहार की जातिगत जनगणना के मुताबिक राज्य में पासवान लगभग 5% से कुछ ज्यादा हैं। ये आंकड़े अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन किसी के साथ आ जाए तो उसकी जीत के चांस जरूर बढ़ा सकते हैं। ऐसा पिछले चुनाव में देखने को भी मिला था, जब चिराग ने एनडीए से अलग राह ले ली थी और नीतीश की अगुवाई वाली जेडीयू की सीटों पर उम्मीदवार उतार दिए थे। जेडीयू सीटों के लिहाज से तीसरे नंबर पर खिसक गई, तो उसके लिए नीतीश कुमार ने चिराग पासवान के सिर ही ठीकरा फोड़ा था। राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी आरएलजेपी चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस की पार्टी है। पशुपति पारस ने रामविलास पासवान के निधन के बाद चिराग को लोक जनशक्ति पार्टी के अध्यक्ष पद से हटा दिया था। पशुपति ने पार्टी के नाम और निशान पर दावेदारी कर केंद्र की एनडीए सरकार को समर्थन दिया था। पशुपति केंद्र में मंत्री भी रहे। चुनाव आयोग ने लोक जनशक्ति पार्टी का नाम और निशान फ्रीज कर दिया था। पशुपति ने आरएलजेपी नाम से अपनी पार्टी बनाई। इसका दावा भी पासवान वोट बैंक पर ही है। चिराग की पार्टी लोकसभा चुनाव से पहले एनडीए में शामिल हो गई थी। इसके बाद ही पशुपति गठबंधन में हाशिए पर चले गए। आरएलजेपी को पिछले साल लोकसभा चुनाव में एनडीए ने एक भी सीट नहीं दी थी। हालात ये थे कि पशुपति खुद अपनी सीट अपने लिए भी नहीं ले सके थे। अब वो एनडीए से नाता तोड़ने का ऐलान कर चुके हैं। पशुपति पारस की पार्टी के महागठबंधन में शामिल होने के कयास हैं। पशुपति की पार्टी को लेकर आरजेडी की रणनीति दलित मतदाताओं को संदेश देने की हो सकती है। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा एनडीए का हिस्सा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी मुसहर जाति से आते हैं, जो महादलित कैटेगरी में शामिल है। मांझी की पार्टी जिस महादलित वोट बैंक पर दावा करती है, उसकी आबादी सूबे में करीब 14% है। महादलित वर्ग में भी जीतन राम मांझी की अपनी जाति मुसहर की आबादी 3% है। जीतन राम मांझी खुद केंद्र सरकार में मंत्री हैं। इसी तरह से केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोकतांत्रिक मोर्चा भी सत्ताधारी एनडीए में शामिल है। उपेंद्र कुशवाहा कोयरी जाति से आते हैं। कोयरी समाज की आबादी बिहार में 4% है। बिना विधायकों वाली पार्टी आरएलएम की बिहार में अहमियत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उपेंद्र कुशवाहा को लोकसभा चुनाव में हार के बाद भी राज्यसभा से संसद में लाकर एनडीए ने केंद्र सरकार में मंत्री बनाया हुआ है। इसी तरह मुकेश सहनी की अगुवाई वाली विकासशील इंसान पार्टी वीआईपी पिछले बिहार चुनाव में एनडीए के साथ थी।
वीआईपी के उम्मीदवारों को 4 सीटों पर जीत मिली थी, लेकिन बाद में ये सभी विधायक बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुकेश सहनी इस बार विपक्षी महागठबंधन में है और सरकार बनने की स्थिति में डिप्टी सीएम के लिए अपनी दावेदारी कर चुके हैं। आबादी के लिहाज से देखें तो बिहार में सहनी यानी मल्लाह बिरादरी की आबादी 2 से 2.5% के करीब है। वीआईपी निषाद वोटों पर दावेदारी जताती है। मल्लाह के साथ ही समाज की अन्य उपजातियों को भी जोड़ ले तो जातिगत सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक निषाद जाति की कुल आबादी बिहार में 9% से कुछ ज्यादा है। इन छोटे दलों का वोट प्रतिशत देखें तो 2 से 6% के बीच है। देखने में ये आंकड़ों के खेल में बहुत छोटा नजर आता है। ये वोट बैंक अकेले जीत सुनिश्चित करने की स्थिति में भले ही ना हो, लेकिन किसी दल के साथ जुड़ जाए तो उसकी जीत की संभावनाएं बढ़ाने की स्थिति में जरूर है। करीबी मुकाबले वाली सीटों पर ये छोटे छोटे वोट बैंक वाली पार्टियां जीत हार तय करने की निर्णायक भूमिका निभा सकती हैं। बिहार की सियासत में कांग्रेस आरजेडी और बीजेपी जेडीयू जैसे दलों की चुनाव में मुश्किल बढ़ाने के लिए कुछ ऐसे भी दल हैं जो दोनों गठबंधन से अलग अपने दम पर बिहार के चुनावी रण में जोर आजमाइश को तैयार हैं। वैसे तो बिहार के चुनावी दंगल में मुकाबला सत्ताधारी एनडीए और विपक्षी महागठबंधन के बीच माना जा रहा है, लेकिन कुछ और दल भी हैं जो मुकाबला बहुकोणीय बनाने की कोशिश में हैं। ऐसी पार्टियों की लिस्ट में रणनीतिकार से राजनेता बने प्रशांत किशोर, पीके की जन सुराज के साथ ही असदुद्दीन ओवैसी की एआईएमआईएम तक के नाम हैं। क्या ये पार्टियां बिहार चुनाव में इंपैक्ट प्लेयर साबित हो पाएंगी? ये एक बड़ा सवाल है, लेकिन इनकी भूमिका जो है क्या हो सकती है बिहार चुनाव के अंदर, उस पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। पीके की यदि बात करें तो बीजेपी आज भले ही अमित शाह को अपना चाणक्य मानती हो, लेकिन 2014 के चुनाव में प्रशांत किशोर पार्टी के चुनावी रणनीतिकार रहे हैं। पीके 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को अकेले पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की जीत के शिल्पकार माने जाते हैं। तो 2015 में महागठबंधन को सत्ता में लाने में भी उनकी रणनीति ही काम आई थी। बिहार में फर्स्ट टाइम वोटर से लेकर 25 साल से कम उम्र के युवाओं की आबादी करीब 57% है और पीके की पार्टी भी युवाओं पर फोकस करके ही चल रही है। जातियों के मकड़जाल में उलझी बिहार की राजनीति में बदलाव की बात कर चुनाव मैदान में उतरने को तैयार प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी रोजगार और पलायन के साथ ही शिक्षा जैसे युवाओं से जुड़े मुद्दे लगातार उठा रही है। कभी एनडीए का कोर वोटर रहे युवाओं के बीच पिछले चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी की अगुवाई वाले महागठबंधन को भी अच्छा समर्थन मिला था। पीके की जेएसपी में स्वर्ण और दलित चेहरे संगठन में शीर्ष पदों पर है। पीके की नजर कुर्मी और मुस्लिम मतदाताओं पर भी है। स्वर्ण, कुर्मी और दलित मतों में पीके सेंध लगा पाए तो नुकसान एनडीए को होगा। मुस्लिम और युवा मतदाताओं के बीच जन स्वराज ने पैठ बनाई तो यह आरजेडी और महागठबंधन के लिए टेंशन बढ़ाने वाली बात होगी। इसी तरह अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली आम आदमी पार्टी ने भी बिहार चुनाव में किसी से गठबंधन किए बगैर अकेले ही चुनाव मैदान में उतरने का ऐलान किया है। कुछ ही महीने पहले हुए दिल्ली चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी की फिलहाल पंजाब में सरकार है। अरविंद केजरीवाल बिहार में शिक्षा के दिल्ली मॉडल, मोहल्ला क्लिनिक जैसी योजनाओं को लेकर जनता के बीच जाने की तैयारी में है। हालांकि आम आदमी पार्टी बिहार के शहरी इलाकों और युवा मतदाताओं के बीच लोकप्रिय भी है। आम आदमी पार्टी
करीबी फाइट वाली सीटों पर अंतर उत्पन्न कर सकती है। बिहार के मुस्लिम बाहुल्य सीमांचल में मजबूत पकड़ रखने वाली असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी AIMIM ने 2020 के बिहार चुनाव में 20 विधानसभा सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे और 5 सीटों पर उसके उम्मीदवार जीते भी थे। प्रशांत किशोर की जनसुराज, अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी और असदुद्दीन ओवैसी की AIMIM, ये तीनों पार्टियां कई सीटों पर NDA और महागठबंधन का चुनावी गणित बिगाड़ सकती है। पीके की पार्टी के चुनाव में उतरने के बाद NDA के सामने अपने वोट बैंक को एकजुट बनाए रखने की चुनौती होगी। ओवैसी की पार्टी महागठबंधन की राह मुश्किल कर सकती है। हालांकि महागठबंधन में शामिल होने की इच्छा के साथ RJD को ओवैसी पत्र भी लिख चुके हैं। आम आदमी पार्टी युवा वोट बैंक में सेंध लगा पाती है तो चुनौती दोनों गठबंधन के लिए कड़ी होगी। ये दल कितनी सीटें जीत पाएंगे या नहीं, ये अलग बात है, लेकिन इतना जरूर है कि करीबी लड़ाई वाली सीटों पर खेला जरूर करा सकती है। अब इस सारी खबर पर आपकी क्या राय है, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताएं। नमस्कार।